हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है MHD 11 हिंदी कहानी से कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ अंशों को हम अपने पहले के वीडियो में जान चुके हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला अंश है, गली में खबर इस तरह फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई, नहीं तो यह मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थी, वह पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गई। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार पुकार कर घर के अंदर बुला लिया। मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिल हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था। यह रखा पहलवान जो कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। हाँ, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे गली में झांक रहे थे। मनोरी के साथ गनी को आते देखकर उसमें हल्की चेहरे में गोइयां शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफ़ेद हो जाने के बावजूद चिरागदीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। इस अंश के संदर्भ को देखें। मलबे का मालिक मोहन राकेश की एक विशिष्ट कहानी है, जो जीवन की त्रासदी के मानवीय अभावों को उकेरती हुई एक राजनीतिक विषय वस्तु के सामाजिक पक्ष को व्यक्तिपरक अभिव्यक्ति देती है। मलबे का मालिक कहानी में वर्णित काल संदर्भ आज़ादी के 7.5 साल वर्ष के बाद का है, जिसमें विराट राजनीति संघात का प्रभाव लाखों लोगों के जीवन पर दारुण त्रासदी के रूप में दूरगामी प्रभाव को दर्शाता है, जिसमें निरीह व निर्दोष के दंडित होने तथा ताकतवर को न्यायोचित होने का परितोष मिलता है। इस प्रकार मलबे का मालिक कहानी की विषय वस्तु प्रमुख 2 पात्रों के माध्यम से व्यक्ति निष्ठा की अनेक आंतरिक परतों को उघाड़ते हुए समाज निष्ठा के स्तर पर उभार कर उसे एक नया आकार प्रदान करती है। इसकी व्याख्या देखें। मलबे का मालिक कहानी का आरंभ विभाजन के 7.5 साल बाद हॉकी मैच देखने के लिए लोगों के अमृतसर आगमन से होता है, जिसका वास्तविक उद्देश्य अपने पुराने छूटे हुए घर तथा बाजारों की एक झलक देखना मात्र है। अमृतसर के बाजार बांसा में कभी विभाजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, जिसके कारण
वह आगजनी तथा नरसंहार की व्यापक घटना घटित हुई थी। इन्हीं घटनाओं की विभीषिका के मध्य किसी कारणवश एक मुसलमान गनी मियाँ सुकुशल बच गया था और पाकिस्तान चला गया था। वहीं गनी मियाँ आज 7.5 साल बाद अपने पुराने घर की नष्ट हुई इमारत तथा उसके मलबे को भावुकतावश देखने आता है तो उसे गली वाले बच्चे उठाने वाला समझकर आतंकित हो जाते हैं। गनी मियाँ के घर के मलबे पर अपनी दादागिरी दिखाने वाला गुंडा तथा हत्यारा व्यक्ति रखा पहलवान से उसका आमना सामना होने पर अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि यही रखा पहलवान गनी मियाँ के घर तथा उसके सदस्यों का संहारक था। गनी मियाँ को इतने वर्षों के बाद अचानक देखने के बाद रखा पहलवान स्वयं में एक परिवर्तन महसूस करता है तथा वह अब अपने शागिर्दों को 15 साल पूर्व की वैष्णो देवी यात्रा के अनुभव सुनाने लगता है। नेक्स्ट अंश देखें। जमुना को रोते हुए देखकर शकलदीप बाबू आपे से बाहर हो गए। क्रोध तथा व्यंग्य से मुंह चिढ़ाते हुए बोले, लड़का है तो लेकर चाटो, सारी खुराफात की जड़ तुम ही हो और कोई नहीं। तुम मुझे जिंदा रहने देना चाहती, जिस दिन मेरी जान निकलेगी तुम्हारी छाती ठंडी होगी। वह कांपने लगे। उन्होंने जमुना पर निर्दयता पूर्वक ऐसा जबरदस्त आरोप किया था जिसे वह सह ना सकी। रोती हुई बोली, अच्छी बात है, अगर मैं सारी खुराफात की जड़ हूँ तो मैं कमीन की बच्ची जो आज से कोई बात रुलाई के मारे वह आगे ना बोल सकी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शकलदीप बाबू कुछ नहीं बोले बल्कि वहीं बैठे रहे। मुंह उनका तना हुआ था और गर्दन टेढ़ी हो गई थी। 1 मिनट तक उसी तरह बैठे रहने के पश्चात वह जमीन पर पड़े अखबार के एक फटे पुराने टुकड़ों को उठाकर इस लल्लीनता से पढ़ने लगे जैसे कुछ भी ना हुआ हो। लगभग 15-20 मिनट तक वह उसी तरह पढ़ते रहे। फिर अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने लुंगी की तरह लिपटी धोती को खोलकर ठीक से पहन लिया और ऊपर से अपना पारसी कोट डाल लिया जो कुछ मैला हो गया था और जिसमें 2 चिप्पियां लगी थी, और पुराना पंप शू पहन हाथ में छड़ी ले 1-2 बार खासकर बाहर निकल गए। इस अंश के संदर्भ को देखें। डिप्टी कलेक्टरी भी एक विपन्न निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि इसके नायक बाबू शकलदीप मुख्तार है और वह मुख्तारी के कारण अक्सर कुछ पा जाते हैं जिससे 2 जून का चूल्हा चौका चल जाता है, जबकि दोपहर का भोजन का गृहस्वामी चंद्रिका बाबू क्लर्की की छटनी में आजीविका खो चुका है, जिससे बची खुची जमा पूंजी से घर के पुरुषों को गिनकर 2 रोटी खिलाने की नौबत आ जाती है। भविष्य के नाम पर वह एक अंधकारमय शून्य का सामना करता हुआ परिवार है, जबकि डिप्टी कलेक्टरी की
परीक्षा का फॉर्म भरवाकर भविष्य में निवेश का निर्णय, आशा, प्रतीक्षा, सत्य होने की तत्परता का स्वप्न है और अंत में उसका बिखरना भी मौजूद है। इसकी व्याख्या देखें। कहानी का प्रारंभ भी डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा के फॉर्म हेतु पति पत्नी के मध्य फीस को लेकर बहस से होता है, जिसमें कहानी को एक साभिप्राय पूर्वाभास और तत्काल अतीत से रचनाकार ने संबद्धता प्रदान की है। बहुत ही छोटे छोटे वक्तव्यों के द्वारा लेखक अमरकांत पात्रों के क्रियाकलापों के साथ साथ अपनी रचना कौशल से उन वक्तव्यों में अपने अनुभव तथा विचारों को मिश्रित कर देते हैं। बाबू शकलदीप अपनी पत्नी से बेटे के आचरण की तथा तीसरी बार डिप्टी कलेक्टरी के फॉर्म भरने के लिए फीस का इंतजाम करने की बात पर कहा सुनी करके घर से बाहर चले जाते हैं तथा 1 घंटे बाद लौटकर सहर्ष तीसरी बार डिप्टी कलेक्टरी में काफ़ी जगह होने की आशा से फॉर्म भरने के लिए कर्ज लेकर फीस भरते हैं। तीसरा अंश देखें। जिस बात की उसे आशंका थी वही हुआ। शायद सारी रात रिपोर्ट चीफ साहब के पास पहुंच गई थी। चपरासी ने साहब के कमरे का द्वार खोलकर उसे उनके सामने पहुंचा दिया, फिर द्वार पूर्ववत बंद हो गया। साहब ने अपने हाथों से स्टूल उठाकर उसके बैठने के लिए आगे बढ़ा दिया और नरमी से बोले, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कुछ कह रहे हैं। जमाना बुरा है, बाल बच्चे वाले आदमी को ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। इस अंश के संदर्भ को देखें। प्रस्तुत गद्यांश शेखर जोशी की महत्वपूर्ण कहानी बदबू से उद्धृत हुआ है। शेखर जोशी की कहानी बदबू युगीन संदर्भों को प्रकट करती है, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ के पश्चात औद्योगिकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पूंजीवादी सामंत मानसिकता वाले प्रबंधकों के द्वारा मजदूरों का शोषण, बेरोजगारी के कारण सस्ता श्रम आसानी से मिल जाने तथा अपनी योग्यता से कम परिश्रमिक मिलने पर भी काम करने को मजबूर बेरोजगार युवकों के कर्म और फल के अनुचित संबंध को शोषण की संस्कृति के विकसित होने के संदर्भ को वर्तमान में भविष्य को चित्रित किया गया है, जहां स्वतंत्रता के बाद सच और श्रम का महत्व कमजोर होता प्रतीत होता है। बदबू वर्तमान समय की इसी प्रासंगिकता तथा शेखर जोशी की सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का परिणाम है, जो अपने समय की धारा का भी अतिक्रमण करती दिखाई देती है। इसकी व्याख्या देखें। शेखर जोशी की कहानी बदबू कारखानों में काम करने वाले लोगों के जीवन का चित्रण करती है। कारखाने में मजदूर, मिस्त्री, सर्चमैन, फोरमैन, चौकीदार, साहब सभी मौजूद हैं। मजदूरों की जिंदगी, उनके हास्य, उनकी पारिवारिक स्थिति आदि सभी का कुशलता पूर्वक अंकन शेखर जोशी
बदबू कहानी में करते हैं। व्यवस्था का दमन, उसके प्रति मजदूरों के प्रतिकार की कोशिश, इस प्रतिकार को कुचलने हेतु व्यवस्था का दमन चक्र और आखिर में सबल व्यवस्था के प्रतिकारी की अकेले रह जाने की नियति ने इस कहानी को अद्भुत व अनोखा बना दिया है। वास्तव में बदबू कहानी जिजीविषा और संघर्ष का प्रतीक है। कारखाने में नियमानुसार बीड़ी सिगरेट पीने की मजदूरों के लिए मनाही है। एक मजदूर बुद्धन को ऐसा करते पकड़े जाने पर तथा 1 रुपया जुर्माना देने की बात कारखाने में काम करने आए उस नवयुवक से बर्दाश्त नहीं होती है, जो प्रारंभ में काम करते समय अपने हाथों में बदबू का अनुभव कर रहा था। वह अफसर को भी कारखाने में सिगरेट की आदत से अवगत कराने लगा, जिसे अफसर द्वारा एक भयानक अपराध तथा उद्दंडता माना गया और इस प्रतिकार की चिंगारी को दबाने के लिए उसे अधिक खतरे वाले काम पर लगा दिया, जहां उसे सभी आने वाले मजदूरों की हाजिरी लगानी थी तथा कास्टिक टैंक की लगातार निगरानी करनी थी। वहां काम पर लगने के बाद टैंक पर काम करने वाले अन्य मजदूर उससे अलग रहने का प्रयास करने लगे। 1-2 दिन यहाँ काम करने पर समय की पाबंदी का कड़ाई से पालन किया जाने लगा तथा जरा सी लापरवाही या चूक पर वेतन काटा जाने लगा। नवयुवक के साथ सहानुभूति रखने वाले मजदूरों का भी वेतन नवयुवक की चूक के कारण कटने लगा, तो वह धीरे धीरे उससे अलग होते चले और वह नवयुवक अंततः सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी की ग्रस्त में पहुंचा जा रहे थे, जहां अतिशय सतर्कता के बाद भी उससे गलतियां होती जा रही थी। इस अंश की विशेषताएं देखें। पहला, किस्सागोई शैली तथा सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, कारखानों में विद्यमान शोषण व्यवस्था को उजागर किया गया है। तीसरा, वर्तमान समय की प्रासंगिकता को रचनाकार ने अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि से उजागर किया है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। इसके आगे के अंशों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।